एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन पे एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने जो गाना गुनगुनाया लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। और आज आपके ब्रदर नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद, लेकिन आपने बहुत अच्छा उसका भरपाई और बहुत ही बढ़िया कहा। और आपका नाम? रिदम। नाम ही आपका रिदम है तो क्या कहना भाई। और ये मौजूद थी, इन्होंने कहा मुझे आज गाना है। बहुत अच्छा। और आप क्या काम कर रही हैं? कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब कर रही हूँ इन द प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट। आई एम अ सीनियर एडवाइजर देयर। क्या बात है। बहुत सारे लोग आते हैं और गाने की इच्छा लेके आए मेरे पास, मैंने कहा बिल्कुल आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौजूद रहिए, बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूंगा। आप जनाब कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से तो हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या है कुछ बताएंगे? लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में। जिंदगी से, जिंदगी के साथ भी और बाद भी? जिंदगी के बाद में। बाद भी। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। कैसे आना हुआ इधर? ऐसे घूमते हुए मेरे दोस्त आए अहमदाबाद से, हाँ। तो उनको मिलने आ गया था। और आप साहब? हम सब दिल्ली से हैं। सब दिल्ली से हैं। बहुत अच्छी बात है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे या थोड़ी सी बातचीत और करें? जी, कहाँ से हैं आप साहब? वैशाली गाजियाबाद से हूँ। वैशाली गाजियाबाद से। क्या काम करते हैं साहब? बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में। कुछ कहना चाहते हैं? आज का तो जो मुद्दा है, जो आज का टॉपिक है, वो जो जानना चाहते हैं लोग, जिनके दिमाग में होगी बात, और वो ये है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा गुजरात के दौरे में कि अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो 50-60 साल की तपस्या चाहिए। तो 50-60 साल की तपस्या के बाद ही मामला बनता है। यानी इसका इशारा साफ है, बहुत साफ है। और जो आज की बातचीत है वो यहीं पर होगी और इसी पर होगी। लेकिन आप अपनी बात, अपना मुद्दा कह सकते हैं। मैं आया आपके पास। जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर, आजकल का माहौल बस यही है कि सब लोग मतलब समानता के साथ रहें। जो आजकल माहौल है मतलब समानता के साथ रहें। बहुत अच्छी बात आपने कही। और समानता, समरसता बहुत जरूरी है। साहब आप? मैं डॉक्टर आशुतोष, मैं बरेली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। हाँ हाँ। बस घूम रहा था, आपको देखा। हाँ हाँ। आपका कार्यक्रम देखा तो मैंने सोचा आपसे मुखातिब हो दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, तो क्या आज कुछ कहना चाहेंगे आज के मौजू के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, आज की बातचीत का जो सिलसिला उसके बारे में? देखिए, अगर देश को आगे ले जाना है तो जरूरी है कि तपस्या हो। हाँ। अब कितनी लंबी तपस्या चाहिए और कैसी तपस्या चाहिए, मुझे लगता है वो सभी राजनीतिक दलों को तय करना है। सभी राजनीतिक दलों को तय करना है और सोचना है। आप कल भी आई थी? हाँ, आप आ रही हैं, मुझे मालूम है, आप रोज आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। संतोष जी, क्या करते हैं? अभी मार्केटिंग जॉब में हूँ सर। मार्केटिंग जॉब में। तो कुछ कहना चाहते हैं आज के बारे में? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जब मन हो आना कभी। ओके, कुछ कहना चाहेंगे? देश सकारात्मक मूड में चले, बस यही चाहिए। देश सकारात्मक मूड में चले। क्या बात है साहब, देश जो है सकारात्मक मोड में चले। क्या बात है। हुजूर आली कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया सर, यूपी बलिया। बलिया से। कभी कभी मुझे लगता है कि जो मेरा प्रोग्राम होता है उसमें जो उस पार जनता खड़ी होती है, निश्चित तौर से स्वागत योग्य है और उसको सैल्यूट करना चाहिए। आपको सैल्यूट है साहब। सकारात्मक मोड पे चले। और ये सकारात्मक मोड है क्या, ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। अगला सवाल ये है कि सकारात्मक मोड क्या है। जी, तो कौन सा जिम है साहब आपका? गोल्ड जिम। गोल्ड जिम, बहुत अच्छी बात है। वो तो जो सवाल जिससे जरूरी है पूछना, उससे वही पूछ रहे हैं। तो आज कुछ आमदनी करके आए हो या ऐसे ही आके बैठ गए? फोन चोरी हो गया। फोन चोरी हो गया। बहुत अच्छी बात है। किसी का
हाँ हाँ हाँ। वो उसका इतना मोहब्बत है कि काम छोड़ के भी आपके यहाँ बैठता है वो। अवधेश जी मैं बताऊं आपसे, बैठो मोहम्मद रफी, बैठो भाई, मोहम्मद रफी बैठो। मैं अवधेश जी एक बात बताऊं, मुझे कभी इस बात का गुमान नहीं हुआ, कभी इस बात का धोखा नहीं हुआ, कोई मोहब्बत नहीं है। ये बोलने का जो ये आदी हो गया है, इसको बोले बगैर नींद ही नहीं आती। अच्छा मोहब्बत भी है। तो जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दें। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, कुछ देर में दहाड़ेंगे, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू सो मच बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। गणेश भारद्वाज जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हमारे पुराने मित्र। लंबे समय बाहर निकले हैं घर से, 2.5 साल बाद भेंट हो रही है, छिप गए थे। अरे आप नहीं आ रहे थे, ये तो आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैदान में भी मौजूद हैं। हाँ जी भारद्वाज जी सोच रहे थे पहले कांग्रेस में थे, हाँ तब कांग्रेस में थे, तो अब जब उनको ग्राउंड नहीं मिला हाँ। तो आम आदमी पार्टी में आ गए। तो जहां है अब जहां है बिल्कुल दुरुस्त हैं, अब जहां है बिल्कुल दुरुस्त हैं और नहीं अब बड़े एक्टिव हैं, बड़े एक्टिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश भारद्वाज जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र वशिष्ठ जी आज हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। वीरेंद्र जी आज आप प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आज आए, सोनीपत से आए हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी प्रोग्राम में बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, थैंक यू सो मच, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मोहम्मद रफी अता साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दयाशंकर जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा था, बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि 50-60 साल की तपस्या चाहिए, पानी नहीं चाहिए, 50-60 साल की तपस्या चाहिए, तब मुकाबला हो सकता है बीजेपी से। तो बातचीत का शुरुआत करते हैं और घनेंद्र जी को ही, जी बिल्कुल आप हिले ना, मैंने बताया क्योंकि आप कांग्रेस से होके भी आए हैं तो ताजा आपको तर्जुमा पूरा है, तर्जुमा जी। देखिए मैंने भी सुना कि जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से बोला, तो निश्चित तौर पर एक चीज तो समझ में आई कि अहंकार जेपी नड्डा जी का भी 7वें आसमान पे चल रहा है। एक समय इंदिरा गांधी जी को भी ये अहंकार था, वो भी कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया, उनको भी देश के लोगों ने बाहर करा, कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर करा। मेरा यह मानना है कि कोई भी सरकार, उसको बनाने का हटाने का काम जनता का है, जनता आकलन करती है। और जिस तरीके से आज देश का, आपको तो खुशी होना चाहिए, आप रिप्लेस करते जा रहे हैं सब जगह। देखिए आज जिस तरीके से देश का माहौल है, हाँ। आज बेरोजगारी अपने चरम पे है, हाँ। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, महंगाई ने गरीब आदमी मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। इस सरकार के रहते हुए गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इंदिरा गांधी कहती थी कि गरीबी हटाओ, नरेंद्र मोदी कहते गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ। क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है आज जनता की तरफ से, क्या बात है। मैं आया हाँ जी, मैं आया मनोज जी। जी देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बोला वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि इतने साल लगेंगे दूसरी पार्टी को आने में। उन्होंने कहा कि इतनी सालों की तपस्या करनी पड़ेगी, तब भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकता है कोई। उसके मायने समझने चाहिए, अहंकार नहीं बोल रहा है। ये हमारे उन शहीदों की जिन्होंने शहादत दी है पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके बारे में बता रहे हैं। जो मलाई खा रहे थे चच्चा नेहरू जी की सरकार में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मलाई खाने के लिए नहीं, मलाई को त्याग करके, कुर्सी को त्याग करके अखंड भारत बनाने के लिए कश्मीर के लिए निकले। और उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और उसको हटाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 370 को हटाया। उसके बाद जो पार्टी 2 सांसद थे जिस पार्टी के, वो पार्टी आज 303 सांसद है जिसके, वो क्या है, जनता जनार्दन का समर्थन है। और यह तपस्या है लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम है, उसके बाद दल है, दल से नरेंद्र वशिष्ठ जी प्रोग्राम से पहली बार जुड़ रहे हैं आज कांग्रेस के, निश्चित तौर से वो प्रोग्राम के हकदार हैं और बोलने के भी हकदार हैं। मैं ऑफकोर्स आपके पास आता हूं, लेकिन मोहम्मद रफी जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रतीक,
अभी जो मनोज जी ने बोला देखिए ये तो अहंकार तो नजर आ रहा है, दम नजर आ रहा है भाजपा के छोटे से लेके ऊपर तक के सब कार्यकर्ताओं के आज की तारीख में नजर आ रहा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम ही हैं बस और तो कुछ है नहीं। लेकिन इन्होंने परिवर्तन तो संसार का नियम है और लोकतंत्र में किराएदार होता है। इंदिरा जी नहीं, अरे तो लोकतंत्र में किराएदार होता है, सत्ताधारी दल लोकतंत्र में किराएदार, 5 वर्ष बाद जनता फैसला करती है। दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये त्याग का देवता कहते हैं वो आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। आजादी से पहले तो अध्यक्ष, आजादी से पहले सरकार, और उस सरकार वो जिन्ना और सावरकर की सरकार थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से मंत्री बनते हैं। ये त्याग है इनका। देखिए दोनों मापदंड है इनका। ये जो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस की विचार, मंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए जिंदा नहीं है, वंशवाद की राजनीति। मोबाइल ध्यान रखना, पता चला प्रोग्राम में इतना खो गए मोबाइल गायब। अरे कैसे गायब हो गए, यहाँ आदमी गायब हो जाए जी। कैसे, क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार, अरुण कुमार मौर्य। कहाँ से मौर्य जी? मैं आया हुजूर, आया। कहाँ से है मौर्य साहब? मैं जौनपुर से हूँ जी। जौनपुर से कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मन तो कुलबुला रहा है तुम्हारा बड़ी देर से, बोलिए। सर अभी जैसे अभी आम आदमी पार्टी के नेताजी बोले हाँ कि जो है बड़ी महंगाई हो गई है। ये दिल्ली में देखिए पहले जो है कि सरकार किसकी है, दिल्ली में सरकार तो जो है अरविंद केजरीवाल की ही है। हाँ। तो फर्ज किसका बनता है यहाँ की महंगाई कम करने का? अरविंद जी कह रहे हैं कि काम ही नहीं करने देते बीजेपी वाले। क्यों? अब ये बताइए एमसीडी का जितना जो है पैसा आया था सैलरी के लिए वो जो है अभी तक नहीं मिला, वो अभी तक धरना देके बैठे हैं। कांग्रेस जी। प्रतीक जी, जैसे ही आपने शुरुआत की, आपने 2 आदमियों से पूछा, भारत की 2 जनता से पूछा, तो उन्होंने पहली बात की कि देश में समानता हो, दूसरे ने कहा देश सद्भाव से चले। आज जो दिख रहा है कि जेपी नड्डा को मैं चैलेंज करता हूं आपके मन से कि आप छोड़ो कहीं और की, आप अपने हिमाचल का देख लेना, आपका अहम और वहम आने वाले हिमाचल के चुनाव में हो जाएगा। उनको वहीं से भगाया गया था, मंत्री थे, मंत्री रहते हुए हटाया गया था। तो उन्हें इस बातों को और 50 साल जिस पार्टी को नहीं हुए वो दूसरों को ये क्या संदेशा देते हैं कि जो एक साधारण से, अभी सुनिए जुम्मल सरकार से किस लिए हटाया गया? नहीं, आप जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है, पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता है, चाय पिलाने वाला कार्यकर्ता है, वो गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या होगा? कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल सोनिया परिवार का, गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बन सकता है और वहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस परिवार से बताइए कब से प्रधानमंत्री नहीं है आपका अध्यक्ष की छोड़िए, हमारे यहाँ हर व्यक्ति, आज मैं एक साधारण परिवार से होकर यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस की देन है। आप शांत रहिए, मेरे बीच में ना बोलिए, शांति से रहिए। आप केवल इस प्रकार से खराब करने के लिए आप तैयार किए जाते हैं। आप चुप रहिए, आप दंगा फैलाने के लिए केवल आपकी तैयारी क्या है? प्रतीक जी, पहली बार आए मनोज डिबेट में, मनोज पहली बार डिबेट। मैं इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके और महबूबा मुफ्ती की सरकार में जो ये बात करते हैं, ये वहीं बैठकर, लेकिन एक शब्द होता है, मैं एक शब्द, वशिष्ठ जी, वही दो निशान थे जब प्रधानमंत्री। वशिष्ठ जी, एक सवाल की बात अलग है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। झूठ, राइट, चलिए झूठ, मैं ऑफकोर्स, चलिए मैं मान लिया मोदी सरकार केवल झूठ। आप देखिए आज देश की जनता कह रही है कि हम समानता से रहे, मिलकर रहे, समानता से रहे, मिलकर रहे। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो संविधान से करने दो। जी बिल्कुल, मैं आई विल गिव यू चांस। लेकिन एक शब्द है वशिष्ठ जी, अभी वशिष्ठ जी मैं सबको चुप करा दिया, लेकिन यू हैव टू लिसन ऑल्सो। एक शब्द है आत्मावलोकन, है ना? आखिर क्या हो, नहीं हमने नहीं कहा कि आप करिए, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे ही करना है, तो करना तो है ना। हाँ जी, मैं जी देखिए, चिंतन शिविर हो रहा है, आत्मचिंतन शिविर हो रहा है, लेकिन इनका अध्यक्ष नहीं बदला जाए, क्योंकि एक परिवार ही सत्ता में था, है और रहेगा। और कम से कम इनको सीख लेना चाहिए, जिस जनता ने इनको नकार दिया है,
इनकी केवल दो राज्यों में सरकारें बची है और ये हाहाकार मचा। राइट, विशाल जी, देन संजीव जी, जी अवधेश जी बैठेंगे अभी। देखिए प्रतीक जी, बात आराम से, मनोज जी आराम से, यू जस्ट एंजॉय जी। जो ये स्टेटमेंट कहा है उन्होंने, हाँ। इसके पीछे 3 लॉजिक है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नैरेटिव को जन्म दिया है और वो नैरेटिव है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एक भी काम कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का किया? हमारे हिंदू प्रतीकों का अपमान किया, हमारे प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा, और तो और ये लोकतंत्र की बात करते हैं इनके नेता राहुल गांधी। कैबिनेट की नोट को पत्रकारों के सामने फाड़ते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद की राजनीति खत्म की है। और दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, सुन तो लीजिए। पंक्तियां कहने दो। राष्ट्र हित हृदय में ले खड़ा ये देश सारा, राष्ट्र हित हृदय में ले खड़ा ये देश सारा, संकटों को काट कर या राष्ट्र विजयी हो रहा है। क्या बात है विशाल जी, गजब। विशाल जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, और अगर मैं ना पूछूं तो ये गलत है, और ये जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। मैं खड़े रहो चुपचाप, बहुत गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है, मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा। सवाल ये है आपसे कि अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो फिर ईंटें कैसे चलती हैं, दंगे कैसे हो जाते हैं, उपद्रव कैसे होता है? जब राष्ट्र में सौहार्द है तो ये फिर क्यों होता है? मैं आपको पूछूंगा, यू हैव टू वेट जी। पिछले 8 सालों में देश की साझा संस्कृति और विरासत का जिस तरह से इन लोगों ने नेस्तनाबूद किया है, मटियामेट किया है, इन लोगों ने देखा है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, सुन लीजिए, बोलने नहीं देंगे आप लोग, बीच में टोकेंगे, आदत है, किसी और को नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जेएनयू में चले जाइए, 80% से ज्यादा, अरे सुनिए, अरे पढ़े लिखे लोग हैं, 80% से ज्यादा जेएनयू में PhD की सीटें कम कर दीजिए। अरे नहीं बोल, अरे बोलने नहीं देंगे, जबरदस्ती डिस्टर्ब करेंगे। बोलिए, आप ही बोलिए, चिल्लाने वाले लोग हैं, ये बोलने नहीं देते हैं। ये मतलब कि ये सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। भारत माता की। आजकल रोज आ रहे हो तुम भारत माता? रोज आ रहे हो? कल भी आए थे तुम, उधर खड़े थे वहां पे जी। मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं हुई, मैं मालूम है, इसीलिए मैं गया था उधर। जेएनयू में 80% सीटें कम कर दी जाती है, किसी को नहीं बोलने की जरूरत पड़ती। 122%, अरे IIT में 122% लोगों के, IIT में 122% लोगों के चार्ज बढ़ा दिए जाते हैं। ये नहीं बोलने देंगे, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है, ये बोलने नहीं देंगे, सच नहीं सुनने देंगे लोगों को, ये सच नहीं सुनने देंगे, ये सच नहीं सुनने देंगे, ये सच नहीं सुनने देंगे। रेल बेच दिए इन्होंने, प्लेन बेच दिया इन्होंने, हवाई जहाज बेच दिया, आज हंस बेच दिया इन लोगों ने, बैंक बेच दिया इन लोगों ने। अरे नहीं चलाना आता सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार नहीं चलाना आता छोड़ दीजिए। 7 सालों की उपलब्धि को ऐसे रुको, आ रहा हूं, कुछ नहीं बोलोगे, बैठोगे चुपचाप। आज अगेन वो तो जितना हल्ला मचाओगे वही को मिलेगा चांस। नहीं, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आप सब किसी का प्राइवेट सेक्टर में आप सब किसी को डाल दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, दुकान कोई क्यों बेचता है? जब नहीं चला पाता है तभी बेचता है ना। नहीं चलाने आता है तो बोल दीजिए हमको नहीं चलाने आता है। नहीं, देखिए संजीव जी, आज का बहस इस पर है कि एक देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी पार्टी को हमसे मुकाबला करने के लिए 60-70 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, ये एक बहुत सीरियस वक्ता, हम जानते थे कि ये वक्ता आएगा तो लोग कहेंगे घमंड में बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, लेकिन अब 4-5 चीजें देखिए। पहले ये देखिए कि इस समय देश का राजनीतिक माहौल क्या है, लोगों की सोच कैसे है, क्या है इस समय का। तीसरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यहां तक आई है, उसके कारण क्या है, जो पार्टियां पीछे गई हैं उनके कारण क्या है, ओवरऑल माहौल क्या है, तो आपको लगेगा कि ये क्या बोला गया है। देखिए एक मिनट, तो हाँ, पहले चश्मा उतारो, आप बताओ क्या 2 कारण। मैं आ रहा हूँ अवधेश जी, आपने बहस को बिल्कुल दिशा दे दी है जी। कांग्रेस कमेटी के 2 कारण है देश से जाने के, सरकार के, कांग्रेस के जाने के जी। सबसे पहला नंबर 1, रामलीला मैदान में अगर अन्ना जी नहीं आए होते। नंबर 2, कांग्रेस की जो पुरानी बैसाखी है उसको चेंज करना पड़ेगा, युवा को मौका देना पड़ेगा। सही बात। क्या बात है गुरु, क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर मनीष कनौजिया, गार्ड अम्बेडकर मिशन, राष्ट्रीय महासचिव। गजब, बोले आप आदमी बड़े हो, तुम छोटे वैसे खड़े उधर हो, कोई बात, आदमी बड़े हो। अब तो एक ही 2 दिन में इधर आने। दूसरा पॉइंट क्या बोला
दूसरा पॉइंट, एक मिनट, दूसरा पॉइंट क्या बोला? सर पुरानी बैसाखी को हटाना पड़ेगा, यानी जो उनकी पुरानी लाठी जो है वो अब सॉलिड नहीं, बेवकूफ नहीं, हम समझ रहे हैं। हाँ। युवाओं को मौका देना पड़ेगा, युवाओं को मौका देना पड़ेगा। जी, ऑफ कोर्स यू विल कंप्लीट। हाँ, मैं आ गया। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि 1950 में, अरे रुकिए एक मिनट, अरे भाई एक बात बताइए, वो मामूली सा आदमी उधर खड़ा कोने में, उसको समझ में आ रहा है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा ये बात? हम युवाओं को मौका दे रहे हैं ना, हमसे ज्यादा युवा लीडरशिप किसने दी? प्रतीक जी, मैं बोलूंगा तो शायद कई बातों का उत्तर आ जाएगा। देखिए 1950 में देखना पड़ेगा कि पार्टी कैसे, 1950 में जनसंघ बनी है, 77 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, वो सत्ता में आई, लेकिन वो पार्टी की विजय नहीं थी, आपातकाल में कांग्रेस की पराजय थी। उसके बाद आप देखिए 48 वर्ष बाद 1998 में बीजेपी आती है, वो भी सहयोगी दलों के बदौलत, और एक साल में सरकार चली जाती है। 1999 में भी सहयोगी बदौलत आती है। आप जरा कल्पना करिए कि 64 ईयर बाद, 64 साल बाद लगातार मेहनत करने पर भाजपा अपनी बदौलत सत्ता में आई है। एक मिनट, नहीं, 69 साल बाद 2019 में आई है। क्यों आई है ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी पार्टी किसी विचारधारा के आधार पर है तो सत्ता आएगी जाएगी, लोग परिश्रम करते रहते हैं। भाजपा एक सामान्य पार्टी नहीं है, सुनो, भाजपा एक सामान्य पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार का एक घटक है और उसकी एक विचारधारा है। सुनिए, तो विचारधारा पर आधारित है, वहां से भी ट्रेनिंग होती है, विद्यार्थी परिषद से आते हैं, तो वो कार्यकर्ता का एक विचार रहता नहीं है। राइट, आया सर, आज कांग्रेस की बात मुझे भी पसंद नहीं आई। एक मिनट सर, सुनिए, आज कांग्रेस की बात मुझे पसंद नहीं आई। आ रहा हूं नीरज। इसलिए कि सम्मानित नड्डा जी ने सवाल ये किया है कि 50 से 60 साल लगेंगे अगर कोई प्रतिपक्ष का लोग तपस्या करता है। आपको बताना है कि हमारे यहाँ तपस्वी ये लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और आम आदमी पार्टी ने क्या किया, ये क्या किया। नड्डा जी को मैं बधाई। आपको ये बताना है, कांग्रेस को ये बताना है कि हमारे यहाँ तपस्वी बैठे हैं, हमारे यहाँ दधीच बैठे हैं। हाँ, ये बताना है। हाँ, ये बताना है। सर एक बात, मैं नड्डा जी को आपके मंच से 60 साल के सत्ता के लिए बधाई देता हूं। और एक छोटी सी बात आपको कहता हूं, लक्ष्मण जी जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापस लेने गए तो लौ कुश से उन्होंने कहा कि तुम पहचानते नहीं हो हमको, मैं लक्ष्मण हूं। हाँ। मैंने इंद्रजीत को मारा है। और लौ कुश ने यह कहा सर कि उस समय जब आपने इंद्रजीत का वध कर रहे थे तो सिर्फ आप क्रोधी थे, अब अहंकारी हो गए। क्या बात है भाई जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कैसे आना हुआ इधर? सर हम घूमने आए थे यहाँ पर। घूमने आए थे? तो घूमने आए थे तो ये रुको, टकरा गया ये भैया जी कहीं। हाँ जी सर। तो क्या करना है तुम्हें? कुछ बोलना है, कुछ बात कहनी है, कुछ बात समझ में आ रही है या कोई अपनी बात है तुम्हारी? सर आम आदमी पार्टी ने जब से आई है ना सरकार में, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, सब कुछ फ्री करा है। हाँ तो अच्छी बात है, फ्री कर दिया है। आगे आओ। फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ रहा है ना। एक मिनट को सर, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ रहा है ना। फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, घाटी है, राजकोषीय घाटा। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ जी सर, सब कुछ फ्री के चक्कर में लोगों को फ्री का कर रखा है। अगर ये सब फ्री बंद कर देना तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट ही नहीं देगा, सत्ता में आएगी। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में? हाँ जी सर। पंजाब के हैं आप? तो नहीं सर, दिल्ली में ही रहते। दिल्ली में रहते हैं? तो पंजाब में क्यों मिले थे हमें? नहीं, दिल्ली में। हाँ, घर में तलाक हो रहे दारू की वजह से, लड़के दो बोतल, एक नहीं, एक इधर। जब घर में जाओ पता लगा टीवी बीवी देख रही पश्चिम की तरफ और पति देख रहा पूरब की तरफ। झगड़े बढ़ गए, घर टूट रहे हैं, रिपोर्टें देखो जो आ रहे हैं, डेटा पेश हो रहे हैं। झगड़ा होता है सर एक बात और, आज कोई सारा दिमाग तुम्हारा घर में ही है अंदर। हाँ जी आया। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? सर मनीषा जी। मनीषा क्या कर रही हैं आप? सर कुछ टाइम पहले आपसे मिली थी मैं स्पोर्ट्स। अच्छा स्पोर्ट्स में। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? हाँ सर। हाँ बताइए। सर मुझे ये बोलना था कि ये लोग समानता और विकास की बात कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने बोला कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो चाय बेचने वाले बने हैं। हाँ। लेकिन आज ये कैसा विकास है, जो एमए करे वो चाय बनने वाला बन रहे, क्यों? चाय बेचने वाले बन रहे, क्यों? जिन्होंने बीए किया वो चाय बेचने वाले बन रहे, ये कैसा विकास है, ये कैसा समानता है? सर यही पूछना है इनसे। जी तो ये कैसे ये कैसा हुआ कि हाईली एजुकेटेड है और चाय बेचना पड़े? तो ये क्यों? तो
ये एक सवाल। हाँ 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 हाँ। पहले से ये तो पूछ लो कि इन्होंने कौन कौन से फार्म भरे हैं आज तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, पहले ये तो पूछो। तो वैकेंसियां निकलती हैं, खूब निकलती हैं। अभी दिखाता हूं। वैसे नहीं, एक मिनट, नहीं ये कोई बात नहीं। मनीषा तुम लगा लो, मास्क लगाओ जी। नहीं एक मिनट, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। अरे भाई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। जैसे मनीषा ने सवाल पूछा, लड़ाई करोगे क्या भाई? मनीषा ने जैसे सवाल पूछा, भाई ने भी एक सवाल पूछा, मेरा भी एक सवाल है कि काम की महत्ता क्या होनी चाहिए। काम बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? और काम की ऑफकोर्स काम को लेकर भी बड़ा सवाल है, बहुत सारे बड़े बड़े सवाल हैं कि पकौड़ा बेचने, मुझे मालूम है पकौड़ा के ऊपर ही इसका व्यंग्य है कि पकौड़ा बेचा जाए, पकौड़ा बेचने को किस तरह से कहा गया। वो तमाम वहां खड़े हैं एक लाइन से, 1 2 3 4 5। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विशाल, आज आपने बहुत अच्छा और बड़ा सामयिक और जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है वही गाना गाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बातचीत का सिलसिला ये हो रहा था कि बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब ने कहा कि अगर बीजेपी को रिप्लेस करना है तो 50-60 साल की तपस्या चाहिए। और हमने मतलब मैं उसी पे आ रहा हूं, यानी 50-60 साल की तपस्या के बाद में पार्टी वहां पहुंची है, तो यानी इतना ही त्याग चाहिए, इतना ही तपस्या चाहिए और इतना ही मोमेंटम चाहिए तो वहां पहुंच सकते हैं। पहले कांग्रेस, देन आई विल कम टू यू जी। देखिए, मैं प्रतीक जी पहले भी कहा, आपने फिर जनता से आवाज पूछी तो उस बिटिया ने कहा कि नौकरी नहीं मिल रही है। आज पूरा हिंदुस्तान आपके सामने, आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें जनता की आवाज सुनी जाती है। जनता ने कहा हमें समानता चाहिए, जनता ने कहा हमें सद्भाव चाहिए, जनता ने कहा हमें रोजगार चाहिए। इसलिए आज के मेन मुद्दे ये हैं और इन मुद्दों को देखते हुए मुझे लगता है कि 2024 में भारत सरकार से भाजपा को जाना है। और फिर मैं कह रहा हूं, हिमाचल में 22 में चुनाव है अभी अक्टूबर में, और वहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये मैं आपके और जेपी नड्डा जी को मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने प्रदेश में ही सरकार बना के दिखा देना। जी प्रतीक जी, ऐसा अहंकार इनका बोल रहा है। जिस पार्टी में एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और जो पार्टी अपने अहंकार में चूर है, जिसमें जो पार्टी जो परिवार देश को चलाता था, अब सिमट करके परिवार ही पार्टी बन गई है। बेटा बेटी माई जवाई यही है कांग्रेस भाई और कांग्रेस। ये कौन है? ये और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनको इतिहास पढ़ के आना चाहिए। ये बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी के साथ क्या किया, सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया, बाथरूम में उनको बंद कर दिया था सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए। और ये देश बदल रहा है। प्रतीक जी मैं बताता हूँ कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। एक वो समय था जब देश में अन्न खरीदने की समस्या पैदा हुई, कटोरा लेकर के अमेरिका के सामने चले गए। लेकिन कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन पूरे वर्ल्ड को देने का काम किया। हाँ जी, मर गया कोरोना काल में। कितने लोग मरे कोरोना काल में, पूछिए ना, जानकारी है ना? ऑक्सीजन थी क्या उस टाइम पे? ऑक्सीजन थी। आज हम दिल्ली में क्लाइमेट साइकिल रैली कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज पता ही होगा सबको क्या होता है, जलवायु परिवर्तन। अप्रैल के महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर सहन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि साइकिल चलाना गुनाह है दिल्ली की सड़कों पे, डिटेन करना लगाओगे, डिटेन। कार चलाओ, कार नहीं है। क्या समाज सेवा करना गुनाह है? क्या समाज सेवा करना गुनाह है? राइट, उन्होंने अपनी एक टॉपिक कही। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज भैया जी कहीं में जी, शुरुआत करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भ्रामक खुशियां होती हैं उसकी एक नियत अवधि होती है और वो अवधि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है, लोकतांत्रिक जो चरित्र है, उसमें तपस्या या विपक्ष में जो खड़ा रहता है वो जनता खड़ी रहती है। और जनता जो भ्रामक खुशियां जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनसे जैसे ही गुजरेगी, उनको जैसे ही पार करेगी, तो उसके पास सवाल आएगा कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। एक भाई साहब ने कहा कि नौकरियों के फॉर्म भरे गए कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस का जो गढ़ है नागपुर, वहां पिछले 51 दिनों से एसएससी जीडी के बच्चे बैठे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही।
मनोज आ रहा हूँ आई विल कम टू यू। सन 2020 में दीपावली जब थी तब वो दिल्ली की सड़कों पर थे। वो लोग मेडिकली फिट लोग हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ गुजरात में अपने विजिट पे जेपी नड्डा साहब ने ये बयान दिया। गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया। क्या है गुजरात मॉडल? जहां 700 प्राथमिक विद्यालयों में एक टीचर है। क्या है गुजरात मॉडल? जहां फर्टिलिटी रेट कोरोना के दौरान टॉप पे था। क्या है गुजरात मॉडल? जहां 1000 लोगों के पीछे केवल 0.33 बेड है। तो लोग जब इन सब सवालों के बारे में जिक्र करेंगे और सोचेंगे तब अपने आप विरोध शुरू होगा और अपने आप लोग विपक्ष में बैठेंगे। क्योंकि लेकिन जब तक भूख बगावत करने पर आ जाती है उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रतीक जी, उन्होंने कहा क्या है गुजरात मॉडल? नरेंद्र मोदी है गुजरात मॉडल। जब पूरे वर्ल्ड में भारत का पासपोर्ट का सम्मान बढ़ गया, भारत के नागरिकों का सम्मान बढ़ गया, भारत की विदेश नीति के सामने सब नतमस्तक हो गई। यूक्रेन रशिया के युद्ध के अंदर भारत को मध्यस्थता करने के लिए बुलाएगा। और सुनिए, मैं इनसे कहता हूं 2014 में हमें जनादेश दिया जनता ने, 2019 में जनादेश दिया। और जो अहंकारी दम्भी लोग हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, वो लोग बेरोजगार है। 2 राज्यों में उनकी सरकारें बची है। आत्मचिंतन करो भाई, कम से कम सीखो। परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। प्रतीक जी देखिए, मेरा फिर वही सवाल है कि आज जेपी नड्डा साहब को महंगाई पे जरूर बोलना चाहिए था, बढ़ती बेरोजगारी पे जरूर बोलना चाहिए था, बढ़ते भ्रष्टाचार पे जरूर बोलना चाहिए था। मेरे एक साथी ने पूछा, आज दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो इस महंगाई के दौर में 8 से 10 हजार रुपए प्रति परिवार को हम राहत देने का काम कर रहे हैं। बिजली पे, पानी पे, महिलाओं की यात्रा पे, स्कूल पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, दवाई पे, महिलाओं की फ्री यात्रा पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे दिल्ली के हर परिवार को 8 से 10 हजार रुपए का फायदा इस महंगाई के दौर में हम पहुंचा रहे हैं। आज जिम्मेदारी बनती है केंद्र में बनी सरकार की। आप 2014 से आए थे, ये कह के आए थे आप आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई की हालत यह है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इन गरीब आदमी से पूछो ये आज कैसे अपने बच्चों को चला रहे। 1 टाइम खाना देते, 2 टाइम खाना नहीं देते। ये देश के गरीब आदमी की हालत है। प्रतीक जी देखिए, बहुत समय दिया है, मेरे से भी थोड़ा मोहब्बत करिए कि मैं भी जब आप बोलते तो मेरा एकदम निगाह जो होती है वॉच पे होती है। पहली बार भी मेरे को मैसेज है, 2 बार आप टोक के ले गए। देखिए, इस समय हम जो बहस कर रहे हैं वो ये है कि भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ है कि वो 50 साल की बात कर रहे हैं। जैसे एक परिवर्तन मैं बताऊं तो आऊंगा। एक भाई साहब कह रहे थे कि देश में सकारात्मक वातावरण चाहिए। 1947 के बाद यह पहला अवसर है जो उत्तर प्रदेश में रमजान के अंतिम शुक्रवार को एक नमाज सड़क पर नहीं हुआ है और उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी है। 30,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर के आवाज कम कर दिए गए, कहीं मारधार नहीं है। 7,000 लाउड स्पीकर उतर गए। आप ही के नीतीश कुमार कहते हैं कि लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है, लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं लाउड स्पीकर कोई मुद्दा नहीं है। आप टोकते हैं। मेरा कहना यह है कि ये जो बदलाव है वातावरण में, ये भाजपा को सशक्त करती है, दूसरे के लिए मुद्दा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आप भी थे, मैं भी था। मैं गरीब आदमी से पूछता था, वो कहता था कि मैं महंगा तेल लूंगा लेकिन वोट जोगी और मोदी को दूंगा क्योंकि ये हमको सुरक्षा देता है। तो ये जो वातावरण बदला है, यही मैं कह रहा कि आइडियोलॉजिकली भारत चेंज हो चुका है। अब वो मुद्दे नहीं है। हम आधी पेट खाएंगे लेकिन हमको देश चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसी एक का तुष्टीकरण नहीं चाहिए। राइट। मैं अवधेश जी का जो एनालिसिस जो इन्होंने रखा वो मैंने पूरी सुनी, लेकिन उसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा और बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी के पास लीडरशिप भी है, बिल्कुल लीडरशिप है, इसमें 2 राय नहीं है। उनके पास लीडरशिप है और जब लीडरशिप होती है और लीडरशिप के आगे कोई विजन होता है तो वो पार्टी चलती हुई दिखाई देती है, मूवमेंट के साथ दिखाई, और ये बड़ी चीज है। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा मोहम्मद रफी जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस जी। प्रतीक जी ये कह रहे हैं, ये जो भी बता रहे हैं, देखिए मामला जो बता रहा हूँ ना कि ये सकारात्मक का है, सकारात्मक। और ये कहते हैं हम 60 साल तक 50 साल तक नहीं, क्योंकि इन्होंने वातावरण ऐसा बना दिया है।
महंगाई के ऊपर बोलने के लिए राजी नहीं। अभी पीछे एक डिबेट में एक व्यक्ति कह रहा था पेट्रोल 250 होगा 300 होगा तो भी ले लूंगा। अरे रुकिए ना यार, सवाल क्या है? 250 का पेट्रोल खरीदेंगे ये, 2000 का गैस खरीदेंगे ये, रोजगार की बात ही नहीं। किसी से पूछ लो, रोजगार की कोई बात नहीं करके राजी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम बोल बोल के ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आप रोजगार की बात करनी पड़ेगी। आप करिए रोजगार की बात, आप करिए गरीबी की बात, आप करिए भुखमरी की बात, आप करिए जो हंगर इंडेक्स है उसकी बात करिए। देखिए प्रतीक जी, आपने कहा था कि एक सवाल पूछा था कि जो है उसका उत्तर पूछना चाह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है, ना जाति की बात होती है, ना धर्म की बात होती है तो भारत की संस्कृति की, भारत के राष्ट्रवाद की और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि सुन लीजिए बात को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत को भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ रही है। आप नहीं कर सकते। आपने तुष्टीकरण ही किया, आपने बांटा। नमस्ते, ठीक है आप? बहुत अच्छी बात। क्या नाम है बेटा? मोहित श्रीवास्तव। मोहित श्रीवास्तव, कहाँ से हो? बिहार से, चंपारण। चंपारण से कैसे आना हुआ इधर? सर मैं अभी आया था, उधर कोचिंग करके आ रहा था तो कोचिंग करके रुको, अभी तुम्हें दौड़ाते हैं, रुको 2 मिनट रुको, तुम्हें दौड़ाते हैं। सर अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वर्तमान में, 70 साल में इतना अच्छा डिप्लोमेटिक जो वर्ल्ड वाइड मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज तक नहीं हुआ था। एक इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करता था। उसके बाद अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये पूरे विश्व में जैसा डिप्लोमेटिक अभी चल रहा है, ठीक है, आने वाले भी समय में पूरा इंडिया, पूरा विश्व इंडिया को एक धर्म गुरु और एक लीडर के तौर पे देखेगा। इसीलिए मैं आजीवन बीजेपी को सपोर्ट करूंगा और मोदी के नेतृत्व में मैं चाहूंगा मोदी जी जैसा कोई और भी नेता है जो इस इंडिया देश को आगे ले जाए, क्योंकि मैं मोदी जी के क्या नाम है? सर मेरा नाम राकेश हुआ। राकेश जी कहाँ से हैं? सर मैं भी बिहार से, चंपारण से। चंपारण से? तो कैसे आना हुआ इधर? सर मैं तो यहाँ सेल्स में काम करता हूँ। सेल्स में? तो कितनी तनख्वाह? मैं पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ। नहीं ज्यादा नहीं सर, बस 20-25 हजार कमाता हूँ। तो इस 20-25 हजार रुपए में कितने सालों से कमा रहे हैं 20-25 हजार रुपए? रुकिए भाई, पूछने दीजिए मुझे। सर मैं 2-3 महीना से कमा रहा हूँ सर। अभी सब ठीक चल रहा है? सर एक मैं जो मेन बात हूँ मैं बता रहा हूँ। बिहार का आदमी जो है ना, गजब का होता। कह रहे ना जो हमने आइडिया कंसीव किया है, जो मुझे बोलना है मैं वही बोलूंगा। आप अपनी बात कैसे बुलवा लेंगे हमसे? चुपचाप खड़ा रहना, चुपचाप खड़ा रहना, कोई नहीं बोलेगा। हाँ तो मतलब और कोई गैरगृहस्थिक बात नहीं करेंगे? जी नहीं सर, मैं जो मेन मुद्दा है मैं उसको बात करूंगा। हाँ और क्या, चाहे जो है खाली पेट रह जाएंगे लेकिन मुद्दे पर बात करेंगे सीधे। और ये सबक है उन लोगों के लिए जो मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। जी सर मैं एक शायरी के द्वारा इस बात को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? शायराना अंदाज है। और मैं जो इस जल्दी बोलो शायरी। कि हमने जो वादे किए उसे पूरा करके दिखाना है। हमने जो वादे किए उसे पूरा करके दिखाना है। हाँ। हम न सोते हैं न सोने देते हैं, हमारा यही अफसाना है। क्या बात है? ये तो तुमने मोदी जी को सुनाया है। बोले पूरा तो सुनिए आप। कि हमने जो वादे किए उसे पूरा करके दिखाना है। हम न सोते हैं न सोने देते हैं, हमारा यही अफसाना है। हम विदेशियों से दोस्ती नहीं कर रहे, विश्व भ्रमण तो एक बहाना है। किसी भी तरह करके हमें काला धन को वापस लाना है। यदि काला धन आया भी तो आपको नहीं मिलने वाली, इसको हमें भविष्य के लिए बचाना है। यदि भूख से मर रहे हो तो इस देश के लिए मर जाओ, हमें अमेरिका से भी आगे जाना है। धीरे धीरे पूरे विश्व में अपनी यह लहर फैलाना है। विपक्ष पार्टियां भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, उनके घर में भी मेरा ठिकाना है। अभी तो मैं छुपा रुस्तम हूँ, बाद में अपना असली रूप दिखाना है। जिनको भी विकास देखनी हो तो गुजरात जाइए, यह मेरा विश्वास पुराना है। धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी एकता में करके और सारे विश्व को अपने सिद्ध करके विश्व विजय कहना है। बस मुझे यही कहना था और कुछ नहीं। अब तो इसमें बचा क्या है? सब तो कह दिया, पर नाम नहीं लिया तुमने। कह सब दिया है नाम। प्रतीक जी, देश में 2 सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा,
कांग्रेस को आप देखें परिवारवाद और वंशवाद में लिपटी रही कांग्रेस की आज परिणति जो हम देख रहे हैं, ये इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है तुष्टीकरण की राजनीति जो 70 सालों से करती आ रही, उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है अस्तित्वहीन होती जा रही है। आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी मात्र 2 सीट लाने वाली 1984 में 2 सीट लेकर के आई थी आज बीजेपी। आज 300 से ज्यादा सीट है और 20 राज्यों से ज्यादा बीजेपी शासित प्रदेश कहला रहा है। इसका कारण है कानून व्यवस्था, सुरक्षा और रोजगार की बात करते हैं। बेरोजगारी बहुत है 1947 से लेकर के अब तक यदि सोचा जाता बेरोजगारी देश में बेरोजगारी नहीं होता। आज कहा जाता है कि पेट्रोल महंगा है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार यदि आज होती तो हमें वैक्सीन भी खरीद के लेना पड़ता। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार यदि होती, प्रतीक जी, यदि बीजेपी आप हाथ लगा रहे हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल नहीं, वहाँ चलिए पहले, नहीं हाथ नहीं, जी मैं ये कह रहा था, इन्होंने वैक्सीन की बात करी। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी वैक्सीन सरकार ने मुफ्त दी है ना खरीदा गया है। दूसरी बात भाई साहब ने, हमारे भाजपा वाले ने कही, माहौल और वातावरण देश बदल रहा है। यही देश बदल रहा है। आज 16 राज्यों में बिजली की संकट है, 45 डिग्री टेम्परेचर में हम जी रहे हैं। खदान जो हमारा है कोयला से भरा है, ढुलाई के लिए मालगाड़ियों का नेटवर्क खड़ा है। सर सुनते जाइए प्लीज, नेटवर्क हमारा खड़ा है ढुलाई के लिए, और फैक्ट्रियां पड़ी हैं जो अपने ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं। कोयला मलेशिया से आ रहा है और हम संकट में खड़े हैं। ये कौन सा बदलाव है देश को चाहिए? अब अवधेश जी बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट है, अब आपको बोलना है जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि ये बोल रहे हैं देश बदल रहा है। एक छोटा सा स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमें मारने की क्षमता रखता है। ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। ये देश बदल रहा है। हम गलवान में 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी डोकलाम के अंदर जब उसकी मध्यस्थता हो रही थी तो वहां पर जाकर के वो फैसला करते। चच्चा नेहरू ने 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन को सुपुर्द कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार 135 करोड़ देशवासियों का प्यार है, आशीर्वाद है। देश बदलने के कारण 1 इंच भी हम लोग नहीं अंदर आने दिए चीन को। तो ये देश नहीं बदल रहा है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी विचारों के लिए लड़ती है, राष्ट्र के लिए लड़ती है, परिवार के लिए नहीं लड़ती है, बच्चों के लिए नहीं लड़ती है, अपने परिवार के लिए। प्रतीक जी, आजादी के बाद अगर हमें कुछ मिला तो ये तिरंगा मिला। कांग्रेस इसके लिए और संविधान के लिए लड़ रही है। आज जो हो रहा है वो क्या आप सोच रहे हैं? संविधान और विधान से देश चल रहा है। किसी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप चुप रहिए, मैं इनके लिए नहीं। प्रतीक जी चुप करवाइए। ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक की बात करते हैं, जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने कर दिए, ये हमें बताएंगे। और इस देश में संविधान के जो रोज तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ है। आज एक आदमी कह रहा है बेरोजगारी है, इनको नहीं दिखेगी, क्योंकि महंगाई है, इनको नहीं दिखेगी। हल्ला हुल्ला और हुदगड़ और जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, अगर यही चलता रहा तो हम संविधान कैसे बचाएंगे? आपने देखा संविधान नहीं बचेगा तो आपको और हमें जो भी समस्या होती है वो उससे बचाया जाता है। प्रतीक जी, जो भी बातें पक्ष विपक्ष की हो रही, मैं 3 बातें और कहना चाह रहा हूं। महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने जरूर कही है, वो महत्वपूर्ण बातें उनकी दृष्टि से हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि देश का वातावरण कैसे बदला है, मैं उस पर जा रहा हूं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2012 का चुनाव जीते थे, आप ये कह रहे हैं कि तात्कालिक कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन वो दूर हो सकती हैं, लेकिन बड़ा जो परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं कि 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात का चुनाव जीत के और एक भाषण दिए थे, तो मैं एक टेलीविजन पर था, वो लाइन में सुनाना, मैंने कहा था उस समय 2 हमारे मुस्लिम मित्र दोनों टेलीविजन, मैंने कहा था कि आज के नरेंद्र मोदी का भाषण जो है राष्ट्रीय नेता का है। एक सेकंड, नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में आविर्भाव, भारत के राजनीति के शब्दकोश बदलेंगे, आवरण बदलेंगे, चरित्र बदलेंगे और पूरा चेहरा राजनीति का बदल जाएगा। जो 1947 से 2012 तक भारत ने नहीं देखा, वो 2013 से देखेगा। और वो आज हुआ है।
आप एक सेकंड, क्या आप कल्पना करते थे कि कांग्रेस के प्रथम परिवार की महिमा इतनी गिर जाएगी कि पार्टी के अंदर से आवाज उठेगी, उनकी लोकप्रियता इतनी गिर जाएगी कि एक रणनीतिकार को लेकर के बात करनी पड़ेगी? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और संघ ऐसा है, देखिए उसके बीच क्या बोलते हो? नहीं, ये गलत है, मैं आपको बोलने दिया, मेरे बीच में नहीं बोलता, नहीं ये गलत है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में। देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा ऐसी है कि जब तक ये धरती रहेगी, अब आप देखिए अब अगला काम क्या है? केवल सत्ता नहीं, कॉमन सिविल कोड है। संघ प्रमुख ने सुनिए संघ प्रमुख ने कह दिया कि 15-20 साल में हमको अखंड भारत पाना है, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को बैठने का चैन ही नहीं है। सत्ता आए न आए वो काम करते रहेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी प्रभावित होती है। कॉमन सिविल कोड जी आया। प्रतीक जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आज देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही देश की एकमात्र होप है। अरविंद केजरीवाल ही देश के लोगों की उम्मीद है। हम कह रहे जैसे हमने दिल्ली में करा है, वैसे पंजाब में कर रहे हैं, वैसे पूरा देश बदलेंगे। इस देश को ये जो धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे बांटने की जो कोशिश हो रही है, हम इस सियासत के खिलाफ है। आज देखिए नौजवानों के दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि नौजवान अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, लेकिन कह रहे हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गलत हो रहा है। केवल 20 सेकंड। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति लाउड स्पीकर पे होगी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पे होगी, मंदिर मस्जिद पे होगी। ये तरक्की किया है इन लोगों ने पिछले 8 सालों में। देखिए प्रतीक जी, एक नया नैरेटिव सेट हो चुका है और वो नैरेटिव मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ना कोई वंशवाद, ना कोई परिवारवाद, ना कोई जातिवाद। अरे मानववाद सुनिए, 370 किसने खत्म किया? बीजेपी ने खत्म किया। जनजातीय मंत्रालय पहली बार, सुन तो लो, पहली बार सवर्ण के लोगों को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के आधार पर। ये क्या है? ये वो मुद्दे हैं जो आपसे संभव नहीं है। और कांग्रेस